ये जो चैप्टर है ये एनसीईआरटी बुक से उठाया गया है पहला चैप्टर। तो जो लोग भी क्लास 10 के बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं 2026 में, उन सभी लोगों के लिए ये वाला वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो फटाफट आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने साथियों के साथ शेयर कर लें और हम लोग शुरू करते हैं। चैप्टर है हमारा रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। सबसे पहला सवाल ये है कि ये रिसोर्स क्या है। तो हमारे आसपास में जितने भी चीज़ मौजूद हैं, तो एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर सराउंडिंग, हमारे सराउंडिंग्स में जो कुछ भी अवेलेबल हैं, हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे सराउंडिंग्स में जो कुछ भी अवेलेबल हैं और इसको यूज़ किया जा सकता है टू सेटिस्फाई आवर नीड्स। हमें अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जब हम इनका इस्तेमाल करेंगे तो हम लोग कह सकते हैं कि ये रिसोर्स हैं। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है? रिसोर्स होने के लिए पहला कंडीशन ये है कि ये हमारा इकोनॉमिकली फिजिबल होना चाहिए, टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होना चाहिए और कल्चरली एक्सेप्टेबल होना चाहिए। तब जा कर के हम उन सब्सटेंसेस को क्या बोलेंगे? रिसोर्स बोलेंगे। तो रिसोर्स का सिंपल सा डेफिनेशन हो गया कि एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट विच कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई आवर नीड्स प्रोवाइडेड इट इज़ टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फिजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल कैन बी टर्म्ड एज रिसोर्स। तो रिसोर्स हम लोग इनको कहेंगे। आगे अगर हम लोग देखें तो जैसे कि जो प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थिंग्स अवेलेबल इन आवर सराउंडिंग या अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट इन्वॉल्व्स एन इंटरैक्टिव रिलेशनशिप बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन। जो कुछ भी अवेलेबल है हमारे एनवायरनमेंट में, इन अवेलेबल ऑब्जेक्ट्स को या फिर ऐसे कह सकते हैं कि ये जो थिंग्स अवेलेबल हैं इनको हमें ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा ताकि हम इनको यूज़ कर सकें। इनको ट्रांसफॉर्म करने के लिए देयर इज़ एन इंटरैक्टिव रिलेशनशिप बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन। तो ह्यूमन बींग्स ये इंटरैक्ट करते हैं नेचर से, टेक्नोलॉजी के थ्रू और क्रिएट करता है इंस्टीट्यूशंस ताकि एक्सेलरेट किया जा सके इकोनॉमिक डेवलपमेंट को। तो ह्यूमन बींग्स यहाँ पे इंटरेक्शन का काम करता है नेचर से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से, इंस्टीट्यूशन को क्रिएट करके इकोनॉमिक डेवलपमेंट करता है। तो आगे सवाल यह है कि डू यू थिंक दैट रिसोर्सेस आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। क्या आप लोग ये समझते हैं या ये सोचते हैं कि रिसोर्सेस नेचर का फ्री गिफ्ट है? एज इज एज्यूम्ड बाय मैनी, जैसा कि बहुत सारे लोग इसको मान लिए हैं। तो ऐसा नहीं है कि रिसोर्सेस हमारा फ्री गिफ्ट है नेचर का, दे आर नॉट। रिसोर्सेस आर अ फंक्शन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़। जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ होता है, इन्हीं ह्यूमन एक्टिविटीज़ का एक तरह से कह सकते हैं फंक्शन है ये रिसोर्सेज। ह्यूमन बींग्स देमसेल्व्स आर एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ रिसोर्सेज। ह्यूमन बींग्स जो हैं ये अपने आप में ये एक एसेंशियल कंपोनेंट है रिसोर्स का। क्यों? क्योंकि ये ट्रांसफॉर्म करता है मटेरियल को जो अवेलेबल है हमारे एनवायरनमेंट में इनटू द रिसोर्सेज और फिर इन्हीं रिसोर्सेज का उपयोग करता है। कौन कौन उपयोग करता है? ये उपयोग किया जाता है ह्यूमन बींग्स के द्वारा। तो मतलब ह्यूमन बींग्स अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स हैं और ह्यूमन बींग्स ही ट्रांसफॉर्म करता है इन मटेरियल्स को जो हमारे एनवायरनमेंट में अवेलेबल हैं और टेक्नोलॉजी इनके ऊपर इस्तेमाल करता है और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके फिर इनको यूजेबल फॉर्म में बनाता है। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि रिसोर्सेज जो हैं उनको हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं। इट कैन बी क्लासीफाइड इनटू फॉलोइंग वेज। तो कई तरीके से रिसोर्सेज को हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं। तो पहला है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। इनके ओरिजिन के आधार के ऊपर रिसोर्सेज हमारा बायोटिक रिसोर्सेज हो सकता है या अबायोटिक रिसोर्सेज हो सकता है। दूसरा, एग्जॉस्टेबिलिटी के आधार के ऊपर रिन्यूएबल हो सकता है या नॉन रिन्यूएबल हो सकता है। एंड ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप रिसोर्सेज हमारा इंडिविजुअल हो सकता है, कम्युनिटी हो सकता है, नेशनल हो सकता है या फिर इंटरनेशनल रिसोर्सेज हो सकता है।
एंड ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, ये रिसोर्सेज हमारा पोटेंशियल रिसोर्स हो सकता है, डेवलप्ड स्टॉक हो सकता है, या फिर कोई रिजर्व हो सकता है। मतलब कि हम लोग कई आधार बना सकते हैं रिसोर्स को क्लासिफाई करने के लिए। तो एक एक करके हम लोग इन सब को थोड़ा डिस्कस करते हैं। यहाँ ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन अगर हम लोग देखें तो जो यहाँ पे हमारे रिसोर्सेस हैं वो रिसोर्सेस हैं बायोटिक रिसोर्सेस और अबायोटिक रिसोर्सेस। तो बायोटिक रिसोर्सेस उन रिसोर्सेस को हम लोग कहेंगे जो लिविंग, जिसमें मतलब लिविंग कंपोनेंट आता है, और अबायोटिक रिसोर्सेस जिसमें नॉन लिविंग कंपोनेंट आता है। और एग्जॉस्टेबिलिटी में अगर हम लोग देखें तो एक तरफ रिन्यूएबल रिसोर्स हैं और दूसरा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स हैं। तो रिन्यूएबल में कौन सब आ जाएंगे, जिसको हम लोग रिन्यू कर सकते हैं, यानी कि एक समय के बाद इसको हम लोग दोबारा ऑब्टेन कर सकते हैं, और नॉन रिन्यूएबल में हम उनको ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं। जैसे कि नॉन रिन्यूएबल में एक रिसाइक्लेबल हो गया, जैसे मेटल्स वगैरह सब हो गया। फिर नॉन रिसाइक्लेबल में फॉसिल फ्यूल्स हो गया, जो कि एक ख़त्म हो गया तो फिर इट विल टेक, है ना, मतलब बहुत लंबा समय लगेगा इसमें। फिर रिन्यूएबल में अब जैसे कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ये सब हमारा रिन्यूएबल हो गया। बायोलॉजिकल रिसोर्सेज में इधर आ जाता है नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, तो अलग अलग रिसोर्सेज हैं फिर। तो ये है। और ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप अगर हम लोग देखें तो इंडिविजुअल हैं, कम्युनिटी हैं, नेशनल हैं, इंटरनेशनल हैं। तो किसी खास व्यक्ति का रिसोर्स हो सकता है, जैसे प्राइवेट प्रॉपर्टी वगैरह सब हो गया। जैसे कम्युनिटी का रिसोर्स हो जाए, खास कम्युनिटी का, जैसे कोई जंगल या फिर कोई पार्क, पॉन्ड, इस तरह का जो रिसोर्स है। नेशनल रिसोर्स जो राष्ट्र की अमानत है। इंटरनेशनल रिसोर्सेज बेसिकली जो होता है वो हाई सीज़ में होता है। हाई सीज़ यानी कि जो हमारा कोस्टल एरियाज़ हैं, कोस्टल एरियाज़ से हम लोग जब उधर डीप सी की तरफ जाते हैं, 200 नॉटिकल माइल से आगे की तरफ जाते हैं, तो वो हमारा हाई सीज़ कहलाता है। और हाई सीज़ में जो भी रिसोर्सेज होते हैं वो रिसोर्सेज इंटरनेशनल रिसोर्सेज में कंसिडर करे जाते हैं। फिर स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के आधार के ऊपर पोटेंशियल है, डेवलप्ड स्टॉक हैं और रिज़र्व हैं। तो रिज़र्व वो है जिसको हम लोग मतलब फ्यूचर को देखते हुए एक तरह से रिजर्व के रूप में रखें, तो वो रिजर्व रिसोर्स हो गया। डेवलप्ड स्टॉक वो हुआ जो ऑलरेडी मतलब डेवलप हो चुका है, और पोटेंशियल जिसमें ये क्षमता है कि उसको रिसोर्स बनने की क्षमता है उसमें, तो वो हमारा पोटेंशियल रिसोर्स हो गया। तो इस तरह से रिसोर्स का एक छोटा सा का ओवरव्यू हो गया। हालांकि क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज का ज़्यादा डिटेल्ड जो है वो हमारे सिलेबस से हटा दिया गया है। तो हम लोग डायरेक्ट आते हैं टॉपिक के ऊपर, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स। डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स में जैसे रिसोर्सेज जो होते हैं, दिस आर वेरी वाइटल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल एज वेल एज फॉर मेंटेनिंग क्वालिटी ऑफ लाइफ। क्वालिटी ऑफ लाइफ को मेंटेन करने के लिए, ह्यूमंस के सर्वाइवल के लिए ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ऐसा माना जाता था कि रिसोर्सेस आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। बहुत सारे लोग ऐसा मानते थे पहले कि ये जो रिसोर्सेस हैं ये हमारा फ्री गिफ्ट है नेचर का। लेकिन ये फ्री गिफ्ट नहीं है, इट इज़ नॉट फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। तो जब लोग ऐसा मानेंगे कि रिसोर्सेज फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर हैं, मतलब फिर ह्यूमन बीइंग्स जो है ना इसको इनडिस्क्रिमिनेटली यूज़ करने लगेंगे, और बिना सोचे समझे इनको यूज़ करने लगेंगे, और इस वजह से कई तरह के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं हमारे सामने। तो प्रॉब्लम क्या क्या आ सकता है, जैसे कि प्रॉब्लम हो सकता है रिसोर्स का डिप्लेशन, यानी कि डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ फ्यू इंडिविजुअल। कुछ लोगों के लालच को सेटिस्फाई करने के लिए रिसोर्स का को डिप्लेट करना, रिसोर्स का डिप्लेशन होना, ये एक प्रॉब्लम है। दूसरा प्रॉब्लम कह सकते हैं रिसोर्स का एक्यूमुलेशन होना, यानी कि कुछ व्यक्ति के हाथों में, कुछ व्यक्ति के पास ही बहुत सारे रिसोर्स का एक्यूमुलेशन होना, जमा होना। और इस वजह से इस चीज़ ने, यानी कि इस वजह से इन्होंने सोसाइटी को दो इम्पोर्टेंट सेगमेंट में इन्होंने बांट दिया। एक वो जिनके पास रिसोर्स हैं और एक दूसरा जिनके पास रिसोर्स नहीं है। तो जिनके पास रिसोर्स हैं उनको हम लोग कह सकते हैं कि ये रिच हैं, और जिनके पास रिसोर्सेस नहीं हैं वो पुअर हो गया। तो इस तरह से समाज को इन्होंने दो भाग में बांट दिया ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेस इन फ्यू हैंड्स। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि ये एक दूसरा मेजर प्रॉब्लम है जिस वजह से ये समाज हमारा बट गया है। तीसरा प्रॉब्लम कह सकते हैं कि इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेस हैज़ लेड टू ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस।
इस वजह से ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस हमें देखना पड़ रहा है। ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस मतलब ये हुआ कि ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्या देखने को मिल रहा है। ओजोन लेयर का डिप्लेशन हो रहा है, एनवायरमेंटल पोल्यूशन हो रहा है, लैंड डिग्रेड हो रहा है। तो इस तरह की समस्याएं हमें देखने को मिल रहा है। एंड ऑल दीज आर ड्यू टू ह्यूमन बींग्स हु आर यूजिंग दीज रिसोर्सेज इनडिस्क्रिमिनेटली। और इनडिस्क्रिमिनेट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज की वजह से ये सभी मेजर प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलता है। तो डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज में हम लोग ये मेजर प्रॉब्लम्स देखें। अब जैसे कि देखो, एन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज हैज़ बिकम एसेंशियल। तो ऐसा हम लोग कह सकते हैं कि अगर ये प्रॉब्लम है तो इन प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए इन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एक ये हो सकता है कि रिसोर्सेज का इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो, यानी कि रिसोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली हो। अगर इक्वली रिसोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा तो इससे क्या होगा कि सभी लोगों में रिसोर्सेज का बराबर तरीके से बंटवारा होगा। तो एन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज हैज़ बिकम एसेंशियल फॉर सस्टेन्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड ग्लोबल पीस। ग्लोबल पीस और सस्टेन्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए ये एसेंशियल हो गया है, ज़रूरी हो गया है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। अगर प्रेजेंट ट्रेंड चलता रहा, इफ द प्रेजेंट ट्रेंड ऑफ रिसोर्स डिप्लेशन बाय अ फ्यू इंडिविजुअल्स एंड countries continues, the future of our planet is in danger। अगर इसी तरीके से जो प्रेजेंट ट्रेंड चल रहा है रिसोर्स डिप्लेशन का, अगर यही रफ्तार चलता रहा, यही ट्रेंड चलता रहा, तो फिर हमारे प्लानेट का फ्यूचर डेंजर में है। हमारा प्लानेट जल्द ही ख़त्म हो सकता है। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि रिसोर्स प्लानिंग इज़ एसेंशियल फॉर सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। चाहे लाइफ का कोई भी फॉर्म्स हो, उन फॉर्म्स ऑफ लाइफ को सस्टेन करने के लिए रिसोर्स प्लानिंग काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस इज़ अ कंपोनेंट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो हम लोग कह सकते हैं कि सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस ये हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक कंपोनेंट हो सकता है। तो हम्म, तो हम लोग यहाँ पे देखें कि रिसोर्स का डिप्लेशन इनडिस्क्रिमिनेट यूटिलाइजेशन होने के वजह से प्रॉब्लम होता है। तो जो प्रॉब्लम होता है उन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। और इस चीज़ को करने के लिए हमें चाहिए रिसोर्स प्लानिंग। तो एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है जो कि लाइफ में शायद जब तक पढ़ते रहेंगे तब तक कभी ना कभी इस टर्म से सामना हमारा होते रहेगा। द टर्म इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब है डेवलपमेंट ऐसा होना चाहिए, इट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट को बिना डैमेज किए हमारा डेवलपमेंट होना चाहिए। एंड डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। प्रेजेंट में जो डेवलपमेंट होगा वो फ्यूचर जनरेशन के नीड्स से किसी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज़ ये ना करे। तो इस तरह का डेवलपमेंट अगर होता है तो उसको हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट टर्म है जो कि हमेशा लगभग लगभग जो है ये टर्म आते ही रहेगा। तो एक तरह से हम लोग कह सकते हैं कि डेवलपमेंट ऐसा होना चाहिए जो फ्यूचर जनरेशन के नीड्स से कॉम्प्रोमाइज़ ना करे। तो इट इज़ विदाउट अफेक्टिंग दी फ्यूचर जनरेशन। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। इसी के रिकॉर्डिंग जो है रियो डी जेनेरियो में अर्थ समिट 1992 में हुआ था। तो ये अर्थ समिट के बारे में है। तो ये बेसिकली सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर के ही थोड़ा बहुत यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया गया है। फिर एजेंडा 21 है। तो इसी एजेंडा 21 में ऐसा हम लोग कह सकते हैं कि ये जो अर्थ समिट हुआ था यूएनसीईडी का, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, जो कि रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में ही हुआ था। इसका एम्बिशन था टू अचीव द ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और ये एक तरह से एजेंडा था ताकि कॉम्बेट किया जा सके एनवायरमेंटल डैमेज को, पॉवर्टी को, डिजीज़ को थ्रू ग्लोबल कोऑपरेशन ऑन कॉमन इंटरेस्ट, म्यूचुअल नीड्स एंड शेयर्ड रेस्पॉन्सिबिलिटीज़। और जो इनका मेजर ऑब्जेक्टिव था एजेंडा 21 का वो ये था कि दैट एवरी लोकल गवर्नमेंट शुड ड्रॉ इट्स ऑन लोकल एजेंडा 21। तो यही सब कुछ था, हल्का फुल्का इन्फॉर्मेशन हो गया। हम लोग आते हैं मेन टॉपिक के ऊपर।
रिसोर्स प्लानिंग। तो प्लानिंग यहाँ जो टर्म है, ये टर्म क्या है? तो प्लानिंग ये वाइडली एक्सेप्टेड स्ट्रैटेजी है फॉर जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेज। इट हैज़ इम्पोर्टेंस इन कंट्री लाइक इंडिया, हमारे भारत जैसे देश में इसका काफ़ी इंपॉर्टेंस है। विच हैज़ इनॉर्मस डाइवर्सिटी इन द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्स की अवेलेबिलिटी के मामले में हमारे देश में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। कुछ रीजन हमारे देश में ऐसा है जो कि रिच हैं इन सर्टन टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, लेकिन कुछ रीजन ऐसे हैं विच आर डेफिशिएंट इन सम अदर टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि देर आर सम रीजन्स which can be considered self-sufficient in terms of availability of resources। तो हमारे देश में बहुत सारे ऐसे रीज़न हैं जो कि सेल्फ सफिशिएंट हैं कुछ रिसोर्सेज के मामले में, लेकिन कुछ रीजन ऐसे भी हैं जहाँ एक्यूट शॉर्टेज हैं कुछ वाइटल रिसोर्सेज का। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग ले ले तो झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, मध्य प्रदेश हो गया। दिस स्टेट्स आर रिच इन मिनरल्स एंड कोल डिपॉजिट्स। मिनरल और कोल डिपॉजिट के मामले में ये रीजन काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड हैं, काफ़ी सारा रिसोर्सेज हैं यहाँ पे। वेयर एज इन अरुणाचल प्रदेश हैज़ अबेंडेंस ऑफ वाटर रिसोर्सेज, लेकिन यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं है। उसी प्रकार से राजस्थान में देखेंगे तो इट इज़ वेरी वेल एंडोर्ड विद सोलर एंड विंड एनर्जी बट लैक्स इन वाटर रिसोर्सेज। Cold desert of Ladakh is relatively isolated from the rest of the world. It is very rich cultural heritage, but it is deficient into water, infrastructure and some vital minerals। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि हमारा ही देश भारत है और इस देश में बहुत सारे रीजन ऐसे हैं जहाँ कुछ रिसोर्सेज का अबंडेंस है, जबकि उन्हीं रीजन में कुछ रिसोर्सेज का शॉर्टेज है। तो इस वजह से हम लोग कह सकते हैं कि दिस कॉल्स फॉर बैलेंस्ड रिसोर्स प्लानिंग एट द नेशनल, स्टेट एंड रीजनल एंड लोकल लेवल। तो बैलेंस्ड प्लानिंग हमें यहाँ करना पड़ेगा, रिसोर्स प्लानिंग यहाँ पे करना पड़ेगा, नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, रीजनल लेवल पे, लोकल लेवल पे, हर एक लेवल पे हमें रिसोर्स प्लानिंग करना पड़ेगा। तो रिसोर्स प्लानिंग क्या है? तो रिसोर्स प्लानिंग बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। रिसोर्स प्लानिंग में हमें कई स्टेजेस से गुजरना पड़ता है, कई स्टेप से गुजरना पड़ता है। तो जैसे कि अगर हम लोग रिसोर्स प्लानिंग देखें तो पहला स्टेप इसमें हो जाता है, सबसे पहले हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे, आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्सेज अक्रॉस द रीजन्स ऑफ द कंट्री। तो इसमें क्या होगा, इसमें हम लोग सर्वे करेंगे, रिसोर्स का सर्वे करेंगे, उनका मैपिंग करेंगे, उसका क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन करेंगे, मेजरमेंट करेंगे उन रिसोर्सेज का। फिर उसके बाद जब आइडेंटिफिकेशन और सर्वेइंग, मैपिंग, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन हो जाने के बाद, रिसोर्स की मेजरमेंट हो जाने के बाद, दूसरा स्टेप है प्लानिंग स्ट्रक्चर को तैयार करना। और इस प्लानिंग स्ट्रक्चर में क्या होगा, टेक्नोलॉजी होगा, स्किल्स होगा, इंस्टीट्यूशनल सेटअप होगा, ताकि रिसोर्स डेवलपमेंट के प्लान को इम्प्लीमेंट किया जा सके। फिर तीसरा स्टेप जो होगा दैट इज़ मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान विद द ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान। तीसरे स्टेप में हम लोग मैच करेंगे जो हमारा रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान है और हमारा जो नेशनल डेवलपमेंट प्लान है, इन दोनों को हम लोग सिंक करेंगे। तो इस तरह से ये रिसोर्स प्लानिंग करी जाती हैं अपने भारत में। तो इंडिया हैज़ मेड concerted efforts for achieving the goals of resource planning right from the first 5 year plan launched after the independence। तो भारत में इस चीज़ को लेकर के काफ़ी एफर्ट्स किया गया है ताकि अचीव किया जा सके द गोल्स ऑफ रिसोर्स प्लानिंग जस्ट आफ्टर द इंडिपेंडेंस। भारत के आज़ाद होने के बाद जो है इसके ऊपर भारत का फोकस आ गया था और फर्स्ट 5 ईयर प्लान से ही भारत अपने रिसोर्स प्लानिंग में लग गया। तो अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स ये बहुत ही नेसेसरी कंडीशन है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनी रीजन। किसी भी रीजन के डेवलपमेंट के लिए रिसोर्स का होना सबसे पहले बहुत ज़रूरी है। बट mere availability of resource in the absence of corresponding changes in technology and institution में hinder development। अगर अगर क्या कह दिया कि बट मियर अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, अगर अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज अगर मियर हैं तो इन द अब्सेंस ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग चेंजेस इन टेक्नोलॉजी में अगर चेंजेस आ रहा है, इंस्टीट्यूशंस
में चेंजेस आ रहा है, ये इंस्टीट्यूशनल सेटअप नहीं हो पा रहा है, तो इस वजह से डेवलपमेंट हैंडल हो सकता है, डेवलपमेंट पे रोक लग सकता है। तो देर आर मेनी रीजन्स इन आवर कंट्री दैट आर रिच इन रिसोर्सेज। रिसोर्स तो वहाँ काफ़ी बहुत ज़्यादा हैं, हमारे देश में बहुत सारे ऐसे रीजन्स हैं जहाँ पे रिसोर्स बहुत ज़्यादा हैं, बट दिस आर इंक्लूडेड इन इकोनॉमिकली बैकवर्ड रीजन, और ये रिसोर्सेज इकोनॉमिकली बैकवर्ड रीजन में है। और दूसरे तरफ देर आर सम रीजन्स विच हैव पुअर रिसोर्सेज, रिसोर्स वहाँ पे नहीं है, ना के बराबर रिसोर्सेज हैं, बट दे आर इकोनॉमिकली डेवलप्ड, काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड हैं वो। तो हमारे देश में बहुत सारे जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ वगैरह सब है, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलोर, तो यहाँ रिसोर्स की अगर बात करें तो कौन सा मिनरल रिसोर्सेज हैं, पुअर अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज हैं, लेकिन इकोनॉमिकली काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड हैं ये रीजन। तो हिस्ट्री ऑफ colonization रिवील्स दैट रिच रिसोर्सेज इन कॉलोनीज वेर द मेन अट्रैक्शन फॉर द फॉरेन इन्वेडर। अगर हम लोग इतिहास में जाएं तो हमारा भारत जो कॉलोनाइज हुआ था, कॉलोनाइजेशन के पीछे का सबसे बड़ा कारण था रिसोर्स का होना। हमारे पास बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज था, और इन्हीं रिसोर्सेज के वजह से ये ब्रिटिशर्स हमारे भारत की तरफ अट्रैक्ट हुए, और उन्होंने हमारे ऊपर अटैक किया, हमें उन्होंने कॉलोनाइज किया। एंड इट वाज प्राइमरली द हायर लेवल ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ द कॉलोनाइजिंग कंट्रीज दैट हेल्प्ड देम to exploit resources of other regions and establish their supremacy over the colonies। तो क्या कह दिया कि इट वाज प्राइमरली द हायर लेवल ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ द कोलोनाइजिंग कंट्रीज। ये जो कोलोनाइजिंग कंट्रीज था उनके पास टेक्नोलॉजी थी, हायर लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी थी, हायर लेवल ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट था, जिस वजह से उन्होंने उनका इस्तेमाल करके हमारे रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करना शुरू किया। तो देयरफॉर हम लोग कह सकते हैं कि द रिसोर्सेज कैन कंट्रीब्यूट टू डेवलपमेंट ओनली व्हेन दे आर अकम्पनीड बाय अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट एंड इंस्टीट्यूशनल चेंजेस। तो हम लोग कह सकते हैं कि रिसोर्सेज कंट्रीब्यूट तभी कर सकता है डेवलपमेंट में जब वो एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट और इंस्टीट्यूशनल चेंजेस के साथ में आए, यानी कि एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी हो और एक इंस्टीट्यूशनल सेटअप हो, एक इंस्टीट्यूशन हो, ताकि उन टेक्नोलॉजीज़ को इम्प्लीमेंट करे इन द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज, तब जा कर के हम लोग कहेंगे कि रिसोर्स का डेवलपमेंट हो सकता है। अब भारत की अगर बात करें तो इंडिया हैज़ एक्सपीरियंस्ड ऑल दिस इन डिफरेंट फेजेज ऑफ कॉलोनाइजेशन। तो इसीलिए इंडिया में डेवलपमेंट इन जनरल एंड रिसोर्स डेवलपमेंट इन पार्टिकुलर डज नॉट only involve the availability of resources but also the technology, quality of human resources and the historical experiences of the people। हमारा भारत का इतिहास ही ऐसा रहा है कि भारत ने अलग अलग फेजेस में इन सभी चेंजेस को फेस किया है, और इन सभी चेंजेस को फेस करके development and resource development in particular does not only involve the availability of resources but also the technology। तो अलग अलग फेजेस में इन्होंने इन सभी सिचुएशंस को फेस किया, रिसोर्स होने के बावजूद भी अलग अलग फेजेस में इन्होंने इन सभी सिचुएशन को फेस किया, और साथ में इनको टेक्नोलॉजी मिलते गई, फिर क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज मिलते गया। तो इन सभी चीज़ों के वजह से भारत में डेवलपमेंट धीरे धीरे, यानी कि रिसोर्स डेवलपमेंट धीरे धीरे होना शुरू हुआ। अब अगर हम लोग बात करें कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स का, तो नेक्स्ट आ जाता है कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज बहुत ही ज़्यादा वाइटल है किसी भी प्रकार का डेवलपमेंटल एक्टिविटी के लिए, लेकिन इरेशनल कंजम्पशन एंड ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज में लीड टू सोशियो इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल प्रॉब्लम। अगर रिसोर्स का ओवर यूटिलाइजेशन किया जाए या फिर इरेशनल कंजम्पशन हो, तो इससे सोशियो इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल प्रॉब्लम हो सकता है, और इन्हीं प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए रिसोर्स कंजर्वेशन एट वेरियस लेवल इज़ इम्पॉर्टेंट। रिसोर्स का कंजर्वेशन अलग अलग लेवल पे इसलिए बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। दिस हैड बीन दी मेन कंसर्न ऑफ द लीडर्स एंड थिंकर्स इन द पास्ट। तो पास्ट में
जो मेन लीडर और थिंकर्स हैं उनका ये एक बड़ा कंसर्न रहा है। इसलिए गांधी जी कहते हैं कि देयर इज़ इनफ फॉर एवरीबॉडीज नीड एंड नॉट फॉर एनीबॉडीज ग्रीड। हमारे नेचर में इनफ अमाउंट में रिसोर्सेस अवेलेबल हैं टू फिल दी नीड्स ऑफ द पीपल। लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे नेचर में इनफ अमाउंट में resources available हैं, but the nature does not contain the enough resources to fulfill the greed of the people। लेकिन लोगों के लालच को पूरा करने के लिए हमारे नेचर में इतना रिसोर्स अवेलेबल नहीं है। He placed greedy and selfish individuals and exploitative nature of modern technology as the root cause for resource depletion at global level। ग्लोबल लेवल पे उन्होंने ग्रीडी यानी कि लालच और सेल्फिश इंडिविजुअल्स को, या फिर जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी का एक्सप्लॉयटेटिव नेचर है उसको उन्होंने रूट कॉज माना फॉर द रिसोर्स डिप्लेशन एट द ग्लोबल लेवल। वो अगेंस्ट थे मास प्रोडक्शन के, और इसलिए ही वांटेड टू रिप्लेस इट विद द प्रोडक्शन बाय द मासेस। तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर आते हैं, लैंड रिसोर्सेज। तो लैंड तो हमारा एक रिसोर्स है ही। तो हम सभी लोग लैंड के ऊपर रहते हैं एंड वी परफॉर्म आवर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑन दिस लैंड ओनली एंड वी यूज़ इट इन डिफरेंट वेज। हम लोग अलग अलग तरीके से इस ज़मीन को यूज़ करते हैं। तो इसलिए लैंड इज़ अ नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ अटमोस्ट इम्पोर्टेंस। लैंड हमारा बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही महत्वपूर्ण नेचुरल रिसोर्स हो जाता है। ये सपोर्ट करता है नेचुरल वेजिटेशन को, वाइल्ड लाइफ को, ह्यूमन लाइफ को, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन सिस्टम, इन सभी चीज़ों का एक तरह से हम लोग कह सकते हैं कि बेस के रूप में ये लैंड काम करता है। However, land is an asset of finite magnitude। ये जो लैंड है हमारा, ये एक तरह से एसेट है, और ये एसेट हमारा फिनाइट मैग्नीट्यूड का है। तो देयरफॉर इट इज़ इम्पोर्टेंट टू यूज़ दी अवेलेबल लैंड फॉर वेरियस पर्पस विद केयरफुल प्लानिंग। चूँकि जो ये लैंड है हमारा, ये लैंड एकदम सीमित मात्रा में है, लिमिटेड है। तो लिमिटेड अमाउंट में ये होने के वजह से हमारे लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि इसका हम लोग केयरफुल यूटिलाइजेशन करें, केयरफुल प्लानिंग के साथ इनको हम लोग वेरियस पर्पस के लिए यूटिलाइज करें। इंडिया में जो लैंड है, द लैंड इज़ अंडर अ वेराइटी ऑफ रिलीफ फीचर्स। अगर हम लोग देखें तो इंडिया में हमें माउंटेनियस रीजन देखने को मिलता है, नॉर्दर्न और वेस्ट, नॉर्दर्न इंडिया जैसे कि हिमालयाज़ हो गया, और हमारा वेस्टर्न घाट वाला रीजन है, और फिर सेंट्रल इंडिया में भी हमें बहुत सारे माउंटेनियस फीचर्स देखने को मिलते हैं। प्लेच्यू रीजन है, प्लेन रीजन है, आइलैंड्स हैं, और अबाउट 43% ऑफ द लैंड एरिया इज़ प्लेन। हमारे भारत का इतना बड़ा लैंड मास है, लेकिन इस लैंड मास में से मात्र 43% एरिया ही हमारा प्लेन एरिया है, जो प्रोवाइड करता है दी फैसिलिटीज़ फॉर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। यानी कि प्लेन एरिया में ही हम लोग एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज़ वगैरह सबको सेटअप कर सकते हैं। माउंटेनियस एरिया अकाउंट फॉर 30% ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कंट्री एंड ensures perennial flow of some rivers, provides फैसिलिटीज़ फॉर टूरिज़्म एंड इकोलॉजिकल आस्पेक्ट्स। और वहीं 27% एरिया हमारे देश का प्लेच्यू रीजन है एंड इट पोजेजेस रिच रिजर्व्स ऑफ मिनरल, फॉसिल फ्यूल्स एंड फॉरेस्ट। तो अलग अलग मिनरल्स के, फॉसिल फ्यूल्स और फॉरेस्ट के ये रिजर्व्स के रूप में काम करता है। तो वेरियस यूटिलाइजेशन है हमारे इस लैंड का। तो लैंड को हम लोग अलग अलग तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। तो जैसे कि लैंड रिसोर्सेज जो हैं इनको यूज़ किया जा सकता है अलग अलग पर्पस के लिए। जैसे कि एक फॉरेस्ट हो गया, इस पर्पस के लिए यूज़ किया जा सकता है लैंड का। लैंड नॉट अवेलेबल फॉर, जो ज़मीन कल्टीवेशन के लिए अवेलेबल नहीं है, तो उसमें दो तरह के ज़मीन आ गए। जैसे एक बैरन और वेस्टलैंड हो गया, और दूसरा लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चरल यूज़।
ऐसा ज़मीन जो नॉन एग्रीकल्चरल यूज़ के लिए उनको डाल दिया गया है, जैसे बिल्डिंग्स, रोड्स, फैक्ट्रीज, इन सब पर्पस के लिए जो जिन जिन ज़मीनों को डाल दिया गया है। तो दिस लैंड्स आर नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन। और दूसरा अनकल्टिवेटेड लैंड हो जाता है, जिसमें कि फैलो लैंड को एक्सक्लूड कर दे तो इनमें से आ जाता है एक हमारा परमानेंट पास्चर या ग्रेजिंग लैंड, दूसरा हो जाता है लैंड अंडर मिसलिनस ट्री क्रॉप्स, ग्रोव्स, और तीसरा हो जाता है कल्चरलेबल वेस्टलैंड। तो कल्चरेबल वेस्टलैंड ऐसा ज़मीन जो अनकल्टिवेटेड है फॉर मोर देन 5 एग्रीकल्चरल ईयर्स। तो ऐसे ज़मीन आ जाते हैं अनकल्टिवेटेड लैंड में। फिर फैलो लैंड की बात करें तो करंट फैलो लैंड में ऐसे ज़मीन आ जाते हैं जिसके ऊपर कल्टीवेशन नहीं किया जा रहा है फॉर 1 और लेस देन 1 एग्रीकल्चरल ईयर। तो ऐसे ज़मीन को हम लोग करंट फैलो लैंड कहते हैं। और दूसरा करंट फैलो लैंड में जिसको अनकल्टिवेटेड छोड़ दिया गया है 5 साल तक, उसको हम लोग अदर करंट फैलो लैंड के अंडर डालते हैं। फिर नेट सोन एरिया की अगर बात करें तो दी जो फिजिकल एक्सटेंट है लैंड का ऑन विच क्रॉप्स आर सोन एंड हार्वेस्टेड, उसको हम लोग नेट सोन एरिया कहते हैं। तो एरिया सोन मोर देन वंस इन एग्रीकल्चर, जिस ज़मीन को एक बार से अधिक एक एग्रीकल्चरल ईयर में बोया जाता है, और प्लस में नेट सोन एरिया, उसी को हम लोग ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया कहते हैं। तो ये सब अलग अलग यूटिलाइजेशन है लैंड का। तो लैंड यूज़ पैटर्न अगर हम लोग भारत में देखें तो द यूज़ ऑफ लैंड इज़ डिटरमाइंड बोथ बाय फिजिकल फैक्टर्स, जैसे कि टोपोग्राफी हुआ, क्लाइमेट हुआ, सॉइल टाइप्स हुआ, और ह्यूमन फैक्टर्स भी हुए, जैसे पॉपुलेशन डेंसिटी, टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी और कल्चर एंड ट्रेडिशंस। इन सब के आधार के ऊपर जो है जो लैंड है उनका यूटिलाइजेशन किया जाता है। तो यूज़ ऑफ लैंड इज़ डिटरमाइंड बाय बोथ फिजिकल फैक्टर एज वेल एज ह्यूमन फैक्टर्स। तो दोनों फैक्टर्स पे ये डिपेंड हैं। तो टोटल जोग्राफिकल एरिया जो हमारे भारत का है दैट इज़ अराउंड 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर टोटल लैंड एरिया है हमारे भारत का। एंड लैंड यूज डेटा अगर हम लोग देखें तो इट इज़ however is available only for 93% of the total geographical area, क्योंकि लैंड यूज़ रिपोर्टिंग फॉर मोस्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, जैसे कि असम हो गया, एक्सेप्ट असम हैज़ नॉट बीन डन फुल्ली, एंड सम एरियाज ऑफ जम्मू कश्मीर जो कि ऑक्यूपाई कर लिया गया है पाकिस्तान और चाइना के द्वारा, उसको भी अच्छे से सर्वे नहीं किया गया है। तो इसलिए जो टोटल जोग्राफिकल एरिया है अपने इंडिया का 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। एंड इसका सिर्फ 93% एरिया, जोग्राफिकल एरिया का हमारे पास लैंड यूज़ डेटा है। तो लैंड जो अंडर परमानेंट पास्चर है हैज़ आल्सो डिक्रीज्ड, ये भी घटा है। हाउ आर वी एबल टू फीड आवर ह्यूज कैटल पॉपुलेशन ऑन दिस पास्चर लैंड एंड व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इट। हम लोग किस प्रकार से अपने कैटल्स को, जो हमारा ह्यूज कैटल पॉपुलेशन है, उसको हम लोग फीड करते हैं, और व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इट, इनके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। तो देखो, मोस्ट ऑफ द अदर दैन द करंट फेलो लैंड्स आर इधर ऑफ पुअर क्वालिटी और द कोस्ट ऑफ कल्टीवेशन इज़ वेरी हाई। मतलब इस तरह के ज़मीन का जो कोस्ट ऑफ कल्टीवेशन है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो इसलिए दिज लैंड्स आर कल्टिवेटेड वंस और ट्वाइस इन अबाउट 2 और 3 ईयर्स। इसीलिए ऐसे ज़मीन को 2 से 3 वर्ष में एक या दो बार ही इनको कल्टीवेट किया जाता है। एंड इफ़ दिस आर इंक्लूडेड इन द नेट सोन एरिया देन द परसेंटेज ऑफ द नेट सोन एरिया इन इंडिया कम्स टू अबाउट 54% ऑफ द टोटल रिपोर्टिंग एरिया। एंड जो पैटर्न है नेट सोन एरिया का, ये हमारा वेरी करता है फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। 80% है लगभग हमारा जो पंजाब और हरियाणा है, वहाँ नेट सोन एरिया इज़ अराउंड 80%, जबकि इट इज़ लेस देन 10% इन द स्टेट्स लाइक अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। अगर फॉरेस्ट एरिया की बात करें तो फॉरेस्ट एरिया इन द कंट्री इज़ फार लोअर देन द डिज़ायर्ड 33% ऑफ द जोग्राफिकल एरिया। जो हमारा जोग्राफिकल एरिया
हैं उसका 33% एरिया हमारा डिजायर्ड है, यानी कि ज़रूरी है फॉरेस्ट एरिया के लिए, एज इट वाज आउटलाइन इन द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952। और ऐसा माना जाता है कि इट वाज कंसिडर्ड एसेंशियल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ इकोलॉजिकल बैलेंस। इकोलॉजी को बैलेंस करने के लिए ये बहुत ही ज़रूरी माना गया है। और जो लाइवलीहुड है मिलियंस ऑफ पीपल का, जो इन्हीं मतलब जो ये फॉरेस्ट हैं, फॉरेस्ट के फ्रिंजेस में ये रहते हैं और इन्हीं फॉरेस्ट के ऊपर ये डिपेंड करते हैं। तो livelihood of millions of people who live on the fringes of this forest depend upon it, and a part of land is termed as wasteland। ऐसे ज़मीन का टुकड़ा को हम लोग वेस्टलैंड कहते हैं। एंड लैंड पुट टू अदर नॉन एग्रीकल्चरल यूज़। तो वेस्टलैंड इंक्लूड करता है जैसे रॉकी एरियाज हो गया, एरिड या डेजर्ट एरियाज। एंड लैंड पुट टू अदर नॉन एग्रीकल्चरल यूजेज इंक्लूड सेटलमेंट, रोड्स, रेलवे, इंडस्ट्री। इन सब पर्पस के लिए जो लैंड को हम लोग अलॉट किए हुए हैं, दिस लैंड कुड बी कंसिडर्ड एज द वेस्ट लैंड। एंड कंटिन्यूअस यूज ऑफ लैंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम विदाउट टेकिंग अप्रोप्रिएट मेजर्स टू कंजर्व एंड मैनेज इट हैज़ रिजल्टेड इन लैंड डिग्रेडेशन। तो क्या कह रहा है कि हम लोग जिस ज़मीन का कंटिन्यूअस यूज़ कर रहे हैं लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में, ये क्या होता है कि इन अगर इन सॉइल्स को कंजर्व नहीं किया जाए, अच्छे से मैनेज नहीं किया जाए, तो ड्यू टू यूज़ ऑफ वेरियस केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, ये लैंड को डिग्रेड कर देता है। और लैंड डिग्रेड होने के वजह से दिस इन टर्न हैज़ सीरियस रिपरकशंस ऑन द सोसाइटी एंड द एनवायरनमेंट। सोसाइटी और एनवायरनमेंट दोनों के ऊपर इसका सीरियस रिपरकशंस हो सकता है। तो देयरफॉर हम लोग कह सकते हैं कि लैंड डिग्रेड ना हो उसके लिए भी हमें कुछ ना कुछ स्टेप्स लेना पड़ेगा। तो लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर्स की अगर बात करें तो लैंड को डिग्रेड होने से बचाने के लिए हम लोग कुछ कंजर्वेशन मेजर्स लेंगे। तो वी हैव शेयर्ड आवर लैंड विद द पास्ट जनरेशन एंड विल हैव टू डू सो विद द फ्यूचर जनरेशन टू। एंड 95% ऑफ आवर बेसिक नीड्स जैसे कि फूड हुआ, शेल्टर हुआ, क्लोथिंग, ऑल दीज आर obtained फ्रॉम द लैंड। Human activities have not only brought about degradation of land but have also aggravated the pace of natural forces to cause damage to the land। ह्यूमन एक्टिविटीज़ के वजह से इन्होंने सिर्फ लैंड को ही डिग्रेड नहीं किया है, बल्कि लैंड के डिग्रेडेशन के साथ साथ में इन्होंने जो जो नेचुरल फोर्सेस टू कॉज डैमेज टू द लैंड जो हैं उसको भी इन्होंने एग्रेवेट किया है, यानी कि उस रफ्तार को इन्होंने बढ़ा दिया है। कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं जैसे कि डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, माइनिंग, क्वेरिंग, इन सभी चीज़ों के वजह से भी लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है। माइनिंग साइट्स आर अबेंडन्ड आफ्टर एक्सकेवेशन वर्क इज कंप्लीट, लिविंग डीप स्कार्स एंड ट्रेसेस ऑफ ओवर बर्डनिंग। जो माइनिंग साइट्स होते हैं उनको अबेंडेंड एरिया घोषित कर दिया जाता है एक्सकेवेशन वर्क के बाद। एंड इन स्टेट्स जैसे कि झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ओडिशा, यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन ड्यू टू माइनिंग हैव कॉज्ड सेवरल लैंड डिग्रेडेशन। यहाँ पर इन सभी एरियाज़ में डिफॉरेस्टेशन के वजह से ये इन ओडिशा एंड मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, इन सभी रीजन्स में ड्यू टू माइनिंग इट हैज़ कॉज्ड सीवियर लैंड डिग्रेडेशन। माइनिंग के वजह से डिफॉरेस्टेशन हुआ और लैंड डिग्रेडेशन हुआ है। गुजरात हुआ, राजस्थान हुआ, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इन सभी जगहों पे ओवरग्रेजिंग के वजह से जो मेन रिसोर्सेज हैं वो ख़त्म हो गया हैं, जो लैंड डिग्रेडेशन यहाँ पे हो रहा है। इन द स्टेट्स जैसे कि पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, यहाँ पे ओवर इरिगेशन इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर लैंड डिग्रेडेशन ड्यू टू वाटर लॉगिंग एंड इट इज़ लीडिंग टू द इंक्रीज इन सैलिनिटी एंड अल्कलिनिटी ऑफ द सॉइल। सॉइल की सैलिनिटी और अल्कलिनिटी को इन्होंने इंक्रीज़ किया है। उसी प्रकार से मिनरल प्रोसेसिंग्स लाइक ग्राइंडिंग ऑफ लाइमस्टोन फॉर सीमेंट इंडस्ट्री एंड कैल्साइट एंड सॉपस्टोन फॉर सेरेमिक इंडस्ट्री जनरेट ह्यूज क्वांटिटी ऑफ डस्ट इन द एटमॉस्फेयर। और इस वजह से ये रिटार्ड करता है द प्रोसेस ऑफ इनफिल्ट्रेशन ऑफ वाटर इनटू द सॉइल आफ्टर इट सेटल्स डाउन ऑन द लैंड। और पिछले कुछ वर्षों में इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स जो कि वेस्ट हैं हैव बिकम अ मेजर सोर्स ऑफ लैंड एंड वाटर पॉल्यूशन इन मैनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री। हमारे देश में ये एक मेजर सोर्स ऑफ लैंड और वाटर पॉल्यूशन भी हो गया है। पिछले कुछ
वर्षों में, यानी कि 100-50 वर्ष की अगर हम लोग बात करें तो देर आर मैनी वेज टू सॉल्व दी प्रॉब्लम्स। इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का बहुत सारा तरीका हो सकता है। जैसे कि जो ये लैंड डिग्रेडेशन है, इसको बचाने के लिए, इसको ख़त्म करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए हम लोग अफॉरेस्टेशन कर सकते हैं, या प्रॉपर मैनेजमेंट कर सकते हैं हम लोग ग्रेजिंग लैंड का। तो ये कुछ हद तक हेल्प कर सकता है। शेल्टर बेल्ट्स ऑफ प्लांट्स को हम लोग प्लांट करेंगे। कंट्रोल ऑन ओवर ग्रेजिंग, स्टेबिलाइजेशन ऑफ सैंड ड्यून्स बाय ग्रोइंग थॉर्नी ब्यूशेस आर सम ऑफ द मेथड्स टू चेक लैंड डिग्रेडेशन इन एरिड एरियाज। उसी प्रकार से प्रॉपर मैनेजमेंट किया जा सकता है वेस्ट लैंड का, कंट्रोल किया जा सकता है माइनिंग एक्टिविटीज़ का, प्रॉपर डिस्चार्ज और डिस्पोजल किया जा सकता है इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स का और वेस्ट का। इनको ट्रीटमेंट करके, वेस्ट का ट्रीटमेंट करके हम लोग इनको नदी में, खेतों में इनको छोड़ेंगे, तो इससे भी हम लोग इनको, यानी कि लैंड जो डिग्रेड हो रहा है उसको हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं, वाटर डिग्रेडेशन को रिड्यूस कर सकते हैं इन इंडस्ट्रियल एंड सब अर्बन एरियाज़। तो ये सब कुछ तरीका है और इन तरीक़ों को अप्लाई करके हम लोग लैंड डिग्रेडेशन को रिड्यूस कर सकते हैं। तो लैंड एज ए रिसोर्स तो हो गया। अब आगे का नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हो जाता है हमारा सॉइल एज ए रिसोर्स। तो सॉइल को हम लोग रिसोर्स के रूप में यूज़ कैसे कर सकते हैं? तो सॉइल जो है दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। ये वो मीडियम है प्लांट के ग्रोथ का, यानी कि हम लोग कह सकते हैं इट इज़ द मीडियम ऑफ प्लांट ग्रोथ एंड सपोर्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन द अर्थ। अर्थ के ऊपर ये अलग अलग तरह के लिविंग ऑर्गेनिजम्स को सपोर्ट करता है, प्लांट के ग्रोथ को सपोर्ट करता है। सॉइल एक तरह से कह सकते हैं कि इट इज़ अ लिविंग सिस्टम, और ये मिलियंस ऑफ ईयर्स लगता है इनको फॉर्म होने में। इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म सॉइल अप टू अ फ्यू सेंटीमीटर इन डेप्थ। relief, parent rock or bedrock, climate, vegetation, and other forms of life and time are important factors in the formation of soil. soil के बनने के लिए बहुत सारे factors responsible हैं, relief हैं, parent rock, bedrock, climate, vegetation और भी बहुत तरह के जो लाइफ फॉर्म्स हैं, ये सभी मिल करके सॉइल को बनाने में ये हेल्प करता है। जो वेरियस फोर्सेस हैं नेचर का, जैसे कि change in temperature, action of running water, wind, glaciers, activities of decomposers, etc. contribute to the formation of soil। ये सब मिल करके soil के formation में ये contribute करता है। The chemical and organic changes which takes place in the soil are equally important। जो chemical और physical changes होता है soil में वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा important है। तो soil also consist of organic एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल्स। सॉइल में ऑर्गेनिक जो कि ह्यूमस फॉर्म में होता है और इनऑर्गेनिक मटेरियल्स भी होता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल फॉर्मेशन, कलर, थिकनेस, टेक्सचर, एज, केमिकल, फिजिकल प्रॉपर्टीज, दिस सॉइल ऑफ इंडिया कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टाइप्स। अलग अलग तरीके से हम लोग इनको बांट सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स को पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल में हमारे जो इम्पोर्टेंट सॉइल आ जाते हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो पहला जो इसमें होता है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल में, वो हो जाता है हमारा एल्यूवियल सॉइल। एल्यूवियल सॉइल जो है दिस इज द मोस्ट वाइडली स्प्रेड एंड इम्पोर्टेंट सॉइल। इनफैक्ट जो हमारा एंटायर नॉर्दर्न प्लेन है, ये जो हमारा पूरा नॉर्दर्न प्लेन है, तो ये नॉर्दर्न प्लेन वाले पूरे एरिया में ये हमारा एल्यूवियल सॉइल लगभग पाया जाता है। तो दिस हैव बीन डिपॉजिटेड बाय, ये जो तीन इम्पॉर्टेंट हिमालयन रिवर्स हैं, एक हो गया इंडस, दूसरा गंगा और तीसरा ब्रह्मपुत्रा, इन तीनों नदी के द्वारा डिपॉजिट किए जाते हैं। तो दिस सॉइल्स आर एक्सटेंड इन राजस्थान में हमें मिलता है, गुजरात में मिलता है थ्रू अ नैरो कॉरिडोर। एल्यूवियल सॉइल इज ऑल्सो फाउंड इन द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में भी देखने को मिलता है। नीचे जो हमारा ये ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है, इस वाले रीजन में भी देखने को मिलता है, खास करके जो डेल्टाइक रीजन है महानदी का, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदी का, तो इन सभी रीजन में हमें एल्यूवियल सॉइल देखने को मिलता है। एल्यूवियल सॉइल कंसिस्ट ऑफ वेरियस प्रोपोर्शंस ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले। इसमें अलग अलग अमाउंट में, अलग अलग प्रोपोर्शन में सैंड होता है, सिल्ट होता है और
क्ले होता है। और जैसे जैसे हम लोग इनलैंड की तरफ मूव करते हैं टुवर्ड्स द रिवर वैली, सॉइल पार्टिकल्स अपीयर समवॉट बिगर। रिवर वैली के तरफ जैसे जैसे हम लोग मूव करते हैं, सॉइल के पार्टिकल्स धीरे धीरे बड़े होते जाते हैं। और इन द अपर रिचेस, रिवर वैली के ऊपर तक जब हम लोग जाते हैं, नियर द प्लेस ऑफ द ब्रेक ऑफ द स्लोप, तो सॉइल्स वहाँ पे कोर्स होते हैं। तो इस तरह के सॉइल्स को, दिस सॉइल्स आर मोर कॉमन इन द पिडमॉन्ट प्लेन। इस तरह के सॉइल्स हमें पिडमॉन्ट प्लेन में ज़्यादा देखने को मिलता है, जैसे कि द्वार्स में, कोश या तराई वाले रीजन में ये जो लार्जर सॉइल पार्टिकल्स देखने को मिलता है, यानी कि कंकड़ टाइप के सब्सटेंस देखने को मिलता है। अपार्ट फ्रॉम द साइज ऑफ देयर ग्रेन्स और कंपोनेंट्स, सॉइल आर आल्सो डिस्क्राइब्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर एज। उनके एज के आधार के ऊपर भी सॉइल को हम लोग डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग ऑन द बेसिस ऑफ देयर एज, एल्यूवियल सॉइल को हम लोग दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। एक हमारा ओल्ड एल्यूवियल सॉइल हो गया, जिसको हम लोग बांगर सॉइल कहेंगे, और दूसरा न्यू एल्यूवियल सॉइल जो कि हमारा खादर सॉइल होगा। तो बांगर सॉइल जो है, इसमें हायर कंसंट्रेशन कंकड़ का होता है, यानी कि कंकड़ इसमें ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है। दूसरे तरफ बांगर सॉइल जो होते हैं, इसमें कंकड़ का अमाउंट ज़्यादा होता है, यानी कि बिगर सॉइल पार्टिकल्स होते हैं विद रेस्पेक्ट टू खादर सॉइल। और इट हैज़ मोर फाइन पार्टिकल्स एंड इज़ मोर फर्टाइल देन बांगर सॉइल। खादर सॉइल जो है वो हमारा ज़्यादा, उसमें फाइन पार्टिकल्स होते हैं और ये ज़्यादा फर्टाइल भी होता है। हमारा बांगर सॉइल से ज़्यादा फर्टाइल हमारा खादर सॉइल होता है। एल्यूवियल सॉइल एज अ होल आर वेरी फर्टाइल, ये बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल सॉइल होता है। एंड मोस्टली दिस सॉइल कंटेंस एडेक्वेट प्रोपोर्शन ऑफ, इसमें पोटास पाए जाते हैं, फॉस्फोरिक एसिड एंड लाइम। एंड दिस आर आइडियल फॉर द ग्रोथ ऑफ शुगर केन, पेडी, वीट और बाकी दूसरे सीरियल क्रॉप्स जो होते हैं, पल्सेस होते हैं, इन सभी के लिए ये काफ़ी ज़्यादा आइडियल है, काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल होता है। और इसमें एडेक्वेट प्रोपोर्शन में हमें पोटास, फॉस्फोरिक एसिड और लाइम देखने को मिलता है। इनकी हाई फर्टिलिटी होने के वजह से रीजन्स ऑफ एल्यूवियल सॉइल्स आर इंटेंसिवली कल्टिवेटेड और डेंसली पॉपुलेटेड रीजन होते हैं। सॉइल्स इन द ड्रायर एरियाज आर मोर अल्कलाइन। जो ड्रायर एरिया होता है, जो थोड़ा सूखा वाला क्षेत्र होता है, वहाँ का सॉइल थोड़ा अल्कलाइन होता है एंड कैन बी प्रोडक्टिव आफ्टर प्रॉपर ट्रीटमेंट एंड इरिगेशन। प्रॉपर ट्रीटमेंट और इरिगेशन से इन सॉइल्स को और ज़्यादा प्रोडक्टिव भी बनाया जा सकता है। तो ये हमारा एल्यूवियल सॉइल हो गया। दूसरा हमारे पास है ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल्स ये कलर में भी ब्लैक होता है और इसको हम लोग रेगूर सॉइल भी कहते हैं। दिस सॉइल्स आर आल्सो नॉन एज रेगूर सॉइल। दिस इज आइडियल फॉर ग्रोइंग कॉटन। कॉटन को ग्रो करने के लिए ये बहुत ही ज़्यादा आइडियल है। एंड इज ऑल्सो नॉन एज ब्लैक कॉटन सॉइल। इट इज़ बिलीव्ड दैट climatic condition along with parent rock materials are the important factors for the फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक सॉइल। ऐसा माना जाता है कि क्लाइमेटिक कंडीशन के साथ साथ जो पेरेंट रॉक मटेरियल हैं, ये हमारा इम्पोर्टेंट फैक्टर्स था इन द फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक सॉइल। इस तरह के सॉइल हमें डेक्कन ट्रैप में, जो कि बेसाल्टिक रीजन है, वहाँ पे देखने को मिलता है, यानी कि डेक्कन प्लेट्यू वाले रीजन में ब्लैक सॉइल देखने को मिलता है। ये लावा फ्लोज के वजह से बना हुआ था डेक्कन प्लेट्यू। और वही लावा फ्लो, यानी कि जो ये लावा हैं, ये लावा फ्लोज जो था, जब ये सॉलिडिफाई हुआ लावास, तो सॉलिडिफाई होने से उन्होंने डेक्कन प्लेट्यू का निर्माण किया और इसी रीजन में जो सॉइल बने, उन सॉइल को हम लोग ब्लैक सॉइल कहते हैं। दे कवर द प्लेट्यूज ऑफ महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। और इनका एक्सटेंट साउथ ईस्ट डायरेक्शन में हमें गोदावरी और कृष्णा वैलीज में भी देखने को मिलता है। तो ब्लैक सॉइल भी हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉइल है। ये एक्सट्रीमली फाइन होते हैं, क्लेई मटेरियल होते हैं। दिस आर वेल नोन फॉर देयर कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर को, ये होल्ड करके रख सकता है। और इन एडिशन दे आर रिच इन सॉइल न्यूट्रिएंट्स में, ये काफ़ी ज़्यादा रिच होता है, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास, लाइम, ये सब इसमें पाए जाते हैं। एंड दिज सॉइल्स आर जनरली पुअर इन फॉस्फोरिक कंटेंट, यानी कि रेगूर सॉइल में, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि जो हमारा ब्लैक सॉइल है,
ब्लैक सॉइल आर पुअर इन फॉस्फोरिक कंटेंट, इसमें फॉस्फोरिक कंटेंट ना के बराबर होता है। दे डेवलप डीप क्रैक्स ड्यूरिंग हॉट वेदर विच हेल्प्स इन द प्रॉपर एरेशन ऑफ द सॉइल। जब ज़्यादा गर्म होता है तो उस मौसम में, गर्मी के मौसम में इसमें क्रैक्स आ जाते हैं, यानी कि जो ये सॉइल होते हैं, इस सॉइल्स में हमें क्रैक्स देखने को मिलते हैं। और ये क्रैक्स ना इन सॉइल्स को एरेशन में मदद करता है, यानी कि एयर्स को, ऑक्सीजन को अंदर तक पहुंचाने में ये मदद करता है। दिस सॉइल्स आर स्टिकी व्हेन वेट, जब ये भींगा हुआ होता है, वेट होता है, तो ये स्टिकी होता है, चिपकता है, एंड डिफ़िकल्ट टू वर्क ऑन अनलेस टिल्टेड इमीडिएटली आफ्टर द फर्स्ट शॉवर और ड्यूरिंग द प्री मानसून पीरियड। तो इसीलिए ऐसे सॉइल में ये ज़रूरी हो जाता है कि इसको प्लो कर दिया जाए, इनको जस्ट आफ्टर द फर्स्ट शावर या फिर प्री मानसून पीरियड में ही इनको टिल कर दिया जाए, इनको कोड़ दिया जाए, प्लॉ कर दिया जाए, ताकि इनके ऊपर जो क्रॉप्स हैं उनको कल्टीवेट करा जा सके। फिर इसके बाद आ जाता है हमारे पास रेड एंड येलो सॉइल। रेड सॉइल ये डेवलप करता है ऑन क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक इन द एरियाज ऑफ लो रेनफॉल इन द ईस्टर्न एंड सदर्न पार्ट्स ऑफ डेक्कन प्लेट्यू। तो रेड और येलो सॉइल जो हैं, इसमें से जो रेड सॉइल है वो क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक वाले रीजन में डेवलप होता है, और वहाँ जहाँ पर रेनफॉल बहुत ही कम अमाउंट में होता है, जैसे कि हमारा जो सदर्न वाला रीजन है उसके वेस्टर्न घाट का जो ईस्टर्न वाला रीजन है, इस रीजन में हमें रेड सॉइल देखने को मिलता है। येलो एंड रेड सॉइल्स आर ऑल्सो फाउंड इन पार्ट्स ऑफ ओडिशा, छत्तीसगढ़, सदर्न पार्ट्स ऑफ मिडिल गंगा प्लेन एंड अलोंग द पिडमोंट जोन ऑफ वेस्टर्न घाट। तो इन सभी रीजन में हमें रेड एंड येलो सॉइल देखने को मिलता है। ये सॉइल डेवलप करता है रेडिश कलर ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ आयरन इन क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। मेटामॉर्फिक ये क्रिस्टलाइन और मेटामॉर्फिक रॉक्स में आयरन के डिफ्यूज़न के वजह से इनका कलर येलोइश होता है, एंड इट लुक्स येलो व्हेन इट अकर्स इन हाइड्रेटेड फॉर्म। ये जब हाइड्रेटेड यानी कि जब इसमें मॉइस्चर प्रेजेंट होता है तब ये येलो दिखता है, अदरवाइज ये रेड दिखता है। तो ये हमारा रेड एंड येलो सॉइल हो गया। नेक्स्ट आ जाता है हमारा लेटेराइट सॉइल। लेटेराइट सॉइल जो है, दिस हैज़ बिन डेराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड, एक लेटर होता है उससे इनका नाम डेराइव किया गया और इसका मतलब होता है ब्रिक। लेटेराइट सॉइल डेवलप अंडर ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेटिक कंडीशन विद अल्टरनेट वेट एंड ड्राई सीजन। ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेटिक कंडीशन में ये डेवलप होता है जहाँ अल्टरनेट वेट और ड्राई सीजन होता है, तो उस रीजन में लेटेराइट सॉइल डेवलप होता है। दिस सॉइल इज़ द रिजल्ट ऑफ इंटेंसिव, यहाँ बहुत ज़्यादा लीचिंग होने के वजह से, हैवी रेन के वजह से बहुत ज़्यादा लीचिंग हो जाता है, और लीचिंग होने के वजह से लेटेराइट सॉइल का फॉर्मेशन होता है। ये मोस्टली डीप टू वेरी डीप होता है, एंड इट इज़ एसिडिक, और इनका पीएच जो है लेस देन 6 होता है। इट इज़ जनरली डेफिशिएंट इन प्लांट न्यूट्रिएंट एंड अकर्स मोस्टली इन सदर्न स्टेट, जैसे वेस्टर्न घाट रीजन, महाराष्ट्र, ओडिशा, सम पार्ट्स ऑफ वेस्ट बंगाल, नॉर्थ ईस्ट रीजन, इन सभी रीजन्स में ये हमें लेटेराइट सॉइल देखने को मिलता है। दिस सॉइल सपोर्ट डेसिडियस और एवरग्रीन फॉरेस्ट को ये सपोर्ट करता है। ह्यूमस में ये सॉइल काफ़ी ज़्यादा रिच होता है, बट अंडर स्पार्स वेजिटेशन एंड इन सेमी एरिड एनवायरनमेंट इट इज़ जनरली ह्यूमस पुअर। जहाँ स्पार्स वेजिटेशन होता है, यानी कि कम अमाउंट में वेजिटेशन होता है, या फिर सेमी एरिड एनवायरनमेंट होता है, वहाँ पे उस रीजन में ह्यूमस में ये पुअर होता है, एंड दे आर प्रोन टू इरोजन एंड डिग्रेडेशन ड्यू टू देयर पोजीशन ऑन द लैंडस्केप। तो इस तरह के सॉइल जो होते हैं इसमें ज़्यादा इरोजन होता है और डिग्रेड ये ज़्यादा होता है, क्योंकि इनका जो पोजीशंस होता है लैंडस्केप में, उस वजह से ये ज़्यादा डिग्रेड होता है। एंड आफ्टर एडॉप्टिंग प्रॉपर अप्रोप्रिएट सॉइल कंजर्वेशन टेक्निक को अडॉप्ट करने के बाद, पार्टिकुलरली इन द हिली एरियाज ऑफ कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु, ये सॉइल बहुत ही ज़्यादा यूजफुल हो जाता है फॉर ग्रोइंग टी एंड कॉफ़ी। चाय और कॉफ़ी को ग्रो करने के लिए ये वाला सॉइल काफ़ी ज़्यादा यूजफुल हो जाता है। रेड लेटेराइट सॉइल्स इन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड केरला आर मोर सुटेबल फॉर क्रॉप्स जैसे कि कैश्यू नट, जो हमारा काजू होता है, ऐसे सब फ्रूट्स के लिए, ड्राई फ्रूट्स के लिए ये सब
सॉइल काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। फिर एरिड सॉइल है, तो एरिड सॉइल ये जो मोस्टली एरिड सॉइल हमारा राजस्थान वाले रीजन में पाया जाता है। एरिड सॉइल रेंज फ्रॉम रेड टू ब्राउन कलर का ये एरिड सॉइल होता है एंड दे आर जनरली सैंडी इन टेक्सचर एंड सेलाइन इन नेचर। सम एरियाज इन सम एरियाज दिस सॉल्ट कंटेंट इज़ वेरी हाई। कुछ एरियाज में सॉल्ट कंटेंट और कॉमन सॉल्ट कंटेंट बहुत ज़्यादा हाई होता है और कॉमन सॉल्ट इसी से ऑब्टेन किया जाता है बाय इवापोरेटिंग दी वाटर को इवापोरेट करके। तो ड्यू टू दी ड्राई क्लाइमेट हाई टेम्परेचर इवापोरेशन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फास्ट होता है। सॉइल में ह्यूमस नहीं होता है, मॉइस्चर नहीं होता है। लोअर हॉरिजन्स ऑफ द सॉइल्स आर ऑक्यूपाइड बाय द कंकर बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग कैल्शियम कंटेंट डाउनवर्ड्स। और कंकर लेयर फॉर्मेशन इन द बॉटम हॉरिजन ये रेस्ट्रिक्ट करता है द इनफिल्ट्रेशन ऑफ वाटर एंड प्रॉपर इरिगेशन अगर इन सॉइल्स को प्रोवाइड करा जाए तो ये कल्टिवेबल होगा। एंड हैज़ बीन सीन इन द केस ऑफ वेस्टर्न राजस्थान जहाँ की इंदिरा गांधी कैनाल को बनाया गया था। इंदिरा गांधी कैनाल, तो इंदिरा गांधी कैनाल को बनाने के वजह से वेस्टर्न राजस्थान में अभी अब कल्टीवेशन भी संभव हो पाया है। तो राजस्थान वाले एरिया में कल्टीवेशन को संभव बनाने के लिए वहाँ तक हमें इरिगेशन फैसिलिटीज़ को पहुँचाना पड़ेगा। फिर आ जाता है हमारे पास फॉरेस्ट सॉइल। फॉरेस्ट सॉइल जो है ये फाउंड होता है, यानी कि ये पाया जाता है हमारा मेनली हिली एरियाज़ में। हिली और माउंटेनियस एरियाज़ जो हैं वहाँ पे ये हमें फॉरेस्ट सॉइल देखने को मिलता है जहाँ सफिशिएंट रेन फॉरेस्ट आर अवेलेबल। दी सॉइल टेक्सचर वेरीज अकॉर्डिंग टू दी माउंटेन एनवायरनमेंट वेयर दे आर फॉर्म्ड। ये वेरी करता है सॉइल का टेक्सचर अकॉर्डिंग टू दी माउंटेन एनवायरनमेंट कि कहाँ पर ये बना है। ये हमारा लोमी और सिल्टी होता है वैली वाले रीजन में, कोर्स ग्रैंड होता है ऊपर के स्लोप में, और जो स्नो कवर्ड एरियाज हैं हिमालयाज का दिस सॉइल्स एक्सपीरियंस डेन्यूडेशन, और वो सॉइल जो वहाँ पे है वो एसिडिक होता है, ह्यूमस भी लो होता है, ह्यूमस कंटेंट काफ़ी ज़्यादा लो होता है। एंड द सॉइल फाउंड इन द लोअर पार्ट ऑफ द वैली particularly in the river terraces and alluvial fans are fertile। तो alluvial fans जहाँ पे होते हैं वहाँ पे जो सॉइल पाए जाते हैं वो काफ़ी फर्टाइल सॉइल होता है। तो ये हमारा हो गया सॉइल वाला पार्ट। अब आ जाता है कि अगर ये सॉइल है तो इनका इरोजन और इनका कंजर्वेशन कैसे कैसे करा जा सकता है। तो सॉइल इरोजन एंड कंजर्वेशन हमारा टॉपिक हो गया। तो सॉइल इरोजन में जो ये डेन्यूडेशन है सॉइल कवर का एंड सब्सिक्वेंट वॉशिंग डाउन इज डिस्क्राइब्ड एज सॉइल इरोजन। तो सॉइल इरोजन बेसिकली होगा क्या कि ये जो टॉप सॉइल कवर है इन सॉइल कवर का इस जगह से मूव हो जाना, यानी कि ये ट्रांसपोर्ट हो जाना। तो ये ट्रांसपोर्ट अगर होगा तो इन्हीं ट्रांसपोर्टेशन को, यानी कि डेन्यूडेशन ऑफ सॉइल कवर एंड सब्सिक्वेंट वॉशिंग डाउन, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, सॉइल इरोजन कहेंगे। जो प्रोसेस है सॉइल फॉर्मेशन का और इरोजन का ये साइमल्टेनियस प्रोसेस है एंड जनरली देयर इज अ बैलेंस बिटवीन दी टू प्रोसेस। समटाइम्स द बैलेंस इज डिस्टर्ब्ड ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़। ये जो बैलेंस बना हुआ है इरोजन और सॉइल इरोजन और सॉइल डिपोजिशन के बीच में, या फिर ऐसे कहेंगे कि ये जो सॉइल फॉर्मेशन और सॉइल इरोजन है इनके बीच में जो बैलेंस बना हुआ है कभी कभी ये बैलेंस हमारा डिस्टर्ब हो जाता है ड्यू टू एक्टिविटीज़, जैसे कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ जैसे कि डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, कंस्ट्रक्शन, माइनिंग, इन सभी एक्टिविटीज़ के वजह से ये बैलेंस गड़बड़ हो जाता है। वाइल नेचुरल फोर्सेस जैसे विंड, ग्लेशियर एंड वाटर लीड टू सॉइल इरोजन। रनिंग वाटर अगर होगा तो ये कट करेगा क्लेई सॉइल को है और डीप चैनल बनाएगा जिसको कि गुलीज कह सकते हैं। जैसे कि हमें इस फोटो में दिख रहा है कि ये हमारा गुलीज हैं, तो इसको हम लोग गुली इरोजन कह देते हैं। उसी प्रकार से अब ये गुली इरोजन होगा तो गुली इरोजन्स के वजह से लैंड जो है वो अनफिट हो जाता है कल्टीवेशन के लिए, तो इसीलिए इस लैंड को हम लोग बैड लैंड कहते हैं। तो ऐसा ज़मीन हमें देखने को मिलता है चंबल की घाटी में, चंबल बेसिन्स में। सच लैंड्स आर कॉल्ड रेवाइंस। ऐसे ज़मीन को हम लोग रेवाइंस कहते हैं। बैड लैंड टोपोग्राफी हैं वो, और ऐसे रीजन में कल्टीवेशन नहीं किया जा सकता है। कभी कभार क्या होता है कि वाटर फ्लोज एज अ सीट
ओवर लार्ज एरियाज, बड़े से एरिया के ऊपर एक जैसे शीट ये फ्लो करता है डाउन अ स्लोप, और इस वजह से यहाँ पे इरोजन होता है, और इस इरोजन को हम लोग शीट इरोजन कहते हैं। एक बार में एक सॉइल का मतलब जो लार्ज एरिया का जो कवर था उसको ये उड़ा देता है, यानी कि ख़त्म कर देता है। तो ऐसे इरोजन को शीट इरोजन कहते हैं। कभी कभार विंड ब्लोज करता है, और विंड के ब्लो होने के वजह से लूज सॉइल जो होते हैं वो फ्लैट लैंड से या स्लोपिंग लैंड से उड़ के दूसरे जगह चले जाता है, ट्रांसपोर्ट हो जाता है, तो उसको हम लोग विंड इरोजन कहते हैं। तो सॉइल इरोजन इज आल्सो कॉज्ड ड्यू टू डिफेक्टिव मेथड्स ऑफ फार्मिंग। फार्मिंग का अगर तरीका अलग कर लिया जाए, गड़बड़ हो जाए, तो उससे भी विंड इरोजन हो सकता है, सॉइल इरोजन हो सकता है। तो प्लोइंग जैसे अगर गलत तरीके से किया जाए, अप एंड डाउन द स्लोप फ्रॉम चैनल्स फॉर द क्विक फ्लो ऑफ वाटर, तो अप एंड डाउन अगर चैनल्स बनाएंगे तो उसमें सॉइल इरोजन ज़्यादा होगा। काउंटर प्लोइंग अगर किया जाए, यानी कि प्लोइंग अलोंग द काउंटर लाइंस कैन डिसलरेट द फ्लो ऑफ वाटर, के फ्लो को ये डिसलरेट करेगा। जैसे ये स्लोप है और काउंटर लाइंस में इस तरह से अगर हम लोग प्लो करेंगे तो ये सॉइल वाटर के फ्लो को कम करेगा। तो इस तरह के प्लोइंग को हम लोग काउंटर प्लोइंग कहेंगे। और इस तरह से अगर प्लोइंग करेंगे तो यहाँ पे इरोजन भी होने का संभावना थोड़ा सा कम होगा, क्योंकि वाटर का जो फ्लो होगा उसको ये रेस्ट्रिक्ट करेगा, यानी कि वाटर का फ्लो बहुत ज़्यादा नहीं होगा, इसमें वेलोसिटी ज़्यादा नहीं होगा, तो वाट सॉइल का इरोजन ज़्यादा नहीं होगा। Large western and central Himalayas have well developed terrace farming. Large field can also be divided into strips. Strips of grasses are left to grow between the crops. कभी कभार क्या होता है कि जो एक स्ट्रिप है ग्रासेस का उसको उगने दिया जाता है, होने दिया जाता है क्रॉप्स के बीच में। तो इससे क्या होता है, दिस ब्रेक्स ऑफ द फोर्स ऑफ द विंड, विंड के जो फोर्सेस हैं उसको वो ब्रेक करता है। तो इस तरह के मेथड को हम लोग स्ट्रिप क्रॉपिंग कहते हैं। एंड प्लांटिंग लाइन्स ऑफ ट्रीज टू क्रिएट शेल्टर आल्सो वर्क इन सिमिलर वे। तो बिल्कुल इसी प्रकार से जैसे कि ये खेत हैं, तो इनके बाउंड्रीज के ऊपर अगर हम लोग प्लांट्स वगैरह सबको लगा दे, ट्रीज़ को लगा दे, तो ये भी क्या करता है, विंड के फोर्सेस को ये रोकता है, और ये भी जो है सॉइल इरोजन को होने से बचाता है। तो दिस शेल्टर बेल्ट हैव कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द स्टेबिलाइजेशन ऑफ द सैंड ड्यून, सैंड ड्यून्स के स्टेबिलाइजेशन में ये काफ़ी ज़्यादा मदद किया है। एंड इन स्टेबिलाइजिंग द डेजर्ट्स इन द वेस्टर्न इंडिया, हमारा जो राजस्थान में जो वेस्ट डेजर्ट हैं, थार डेजर्ट हैं, उसके क्या बोलेंगे कि एक्सपेंशन को भी ये रोका है। तो इस तरह से शेल्टर बेल्ट से ये काम करा जा सकता है। ये रहा आज का हमारा टॉपिक। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, और हमारे टेलीग्राम चैनल से भी आप लोग जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल हमारा क्लास अगेन के नाम से है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने साथियों के साथ इनको शेयर करें, खास करके उन साथियों के साथ जो क्लास 10 में हैं और अभी एग्ज़ाम देने वाले हैं नेक्स्ट ईयर। तो अगले लेक्चर में हम लोग ज्योग्राफी के अगले टॉपिक को पढ़ेंगे, यानी कि अगला चैप्टर को पढ़ेंगे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।